नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 बात करेंगे सेक्शन 58 बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जहां पर सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है, द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। इससे पिछली वीडियो में हमने द्वितीयक साक्ष्य के ही बारे में पढ़ा था और वो प्रोविजन पढ़े थे जो पुराने लॉ में भी लिखे गए थे। आज की वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे जो नए प्रोविजन द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा में ऐड किए गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नए ऐड किए गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और प्रैक्टिकल में इनको आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब इनके बारे में आप सब कुछ जानते होंगे। कहां से आया, क्यों आया, इसका मीनिंग क्या होता है, इनके बारे में सब कुछ आपको पता होगा, तभी तो आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे और तभी आप प्रैक्टिस में भी अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, आप कॉन्फिडेंस के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी बातें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। जैसा कि 58 बीएसए में हमने देखा था कि 5 क्लॉज तो पुरानी वाली बोरो कर ली गई हैं और 3 क्लॉज नई ऐड की गई हैं। आज की वीडियो उन्हीं 3 नई क्लॉज के बारे में होगी और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ये कुछ ओरल के बारे में बताना चाहूंगा, मौखिक के बारे में बताना चाहूंगा कि ओरल क्या क्या बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिनके बारे में आप याद रखेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझने की वो अच्छी हो जाएगी। कितनी बातें ओरल के साथ कनेक्ट हैं, तो देखिए, एक तो ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य पढ़ने को हमें मिलेगा जो सेक्शन 54 55 बीएसए में देखा। एक ओरल एडमिशन मिलेगा आपको, मौखिक स्वीकृति, जिसे आप पढ़ेंगे सेक्शन 15 और सेक्शन 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और एक होता है ओरल अकाउंट, मौखिक वृतांत, जो सेक्शन 58 की क्लॉज 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखी हुई थी और यहीं पर हमने लास्ट वीडियो को एंड किया था। और एक बारी जल्दी से हम देख लेते हैं और यहीं से हम शुरू करेंगे आज इस वीडियो को। तो पहले हम एक बारी ये देख लेते हैं कि ओरल अकाउंट क्या होता है और किस तरीके से इसको सेकेंडरी एविडेंस की फॉर्म में माना गया। क्यों? क्योंकि जो मैं अभी अगला क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं वो इसी से कनेक्टेड है और उस क्वेश्चन का जवाब आप नोट कर लीजिए, बहुत सारे लोगों पर नहीं आता है और आज आप वो जवाब सीख जाएंगे, विद लॉजिक सीखेंगे। जब भी किसी के सामने खड़े होंगे तो आप लॉजिक के साथ अपने आंसर को सपोर्ट कर पाएंगे। सेक्शन 58 में क्या बताया जा रहा है, वहां डेफिनेशन बताई जा रही है, व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, वहां परिभाषा बताई जा रही है। तो जो 5वीं क्लॉज है, 5th क्लॉज है, वो ये कहती है ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे दोस्तों, जैसा हम हर वीडियो में करते आए हैं। तो क्लॉज 5 में बताया गया कि एक टाइप की सेकेंडरी एविडेंस ये भी होगी कि ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय समवन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने मौखिक वृत्तांत दिया है और वो मौखिक वृत्तांत ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसने ऐसे दस्तावेज के कंटेंट को, ऐसे दस्तावेज को स्वयं देखा था, तो ऐसे व्यक्ति ने जब उसके बारे में, कंटेंट के बारे में वृतांत दिया, मौखिक वृतांत दिया, तो उस मौखिक वृतांत को सेकेंडरी एविडेंस कहा जाएगा। ऐसी बात यहां पर कही थी। तो मैं अब आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रखता हूं, उसके आधार पर आप बताइए कि क्या ये ओरल अकाउंट, मौखिक वृतांत सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। इंग्रेडिएंट आप समझ लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट है, उसके कंटेंट के बारे में किसी एक व्यक्ति ने अपना ओरल अकाउंट बताया कि उसने क्या देखा था इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन उस व्यक्ति ने बताया है जिसने स्वयं इस डॉक्यूमेंट को देखा हो, तभी सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान से जरा सुनिएगा। एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति है ए,
इसके पास एक फोटोकॉपी है और ये फोटोकॉपी ड्यूली प्रूव्ड है कि जो सेकेंडरी एविडेंस के लिए कंडीशन है उन कंडीशंस को फुलफिल करती है, क्योंकि फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं है तो प्राइमरी एविडेंस नहीं हुई, प्राथमिक साक्ष्य नहीं हुई, ये द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आ सकती है, बशर्ते कि वो जो उस कॉपी के साथ में अटैच्ड कंडीशन है उनको फुलफिल करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो कोई फोटोकॉपी कब सेकेंडरी एविडेंस बनेगी वो आपको जरूर आता होगा। ब्रीफली मैं बता दूं कि अगर फोटोकॉपी ओरिजिनल से बनाई गई है, मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई है और वो प्रोसेस ऐसा था कि अपने आप में एक्यूरेसी मेंटेन करता था, एक्यूरेसी को इंश्योर करता था कि जो फोटोकॉपी इस मैकेनिकल प्रोसेस से बनेगी वो ठीक ऐसी ही बनेगी जैसी मूल प्रति थी। अगर सिस्टम ऐसा है और कॉपी जो बनाई गई फोटोकॉपी वो मूल से बनाई गई, ओरिजिनल से बनाई गई है, तो ऐसी फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। तो ए के पास एक फोटोकॉपी है जो ऐसी ही मशीन से ली गई और ओरिजिनल से ही ली गई है, इट मींस ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी एविडेंस हो गई। तो ए के पास एक डॉक्यूमेंट है जो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आता है। अब एक दूसरा पर्सन है बी। बी ने स्वयं हिमसेल्फ इस डॉक्यूमेंट, इस फोटोकॉपी के कंटेंट्स को पढ़ा है इसने, जो फोटोकॉपी ए के पास थी उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को पढ़ा। इसका मतलब कि उसने सेकेंडरी एविडेंस को पढ़ा है। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां पर जो बी ने इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को पढ़ा, स्वयं देखा है, तो ये व्यक्ति आता है और ओरल अकाउंट्स लेकर आता है, अपना मौखिक वृतांत कोर्ट के सामने सुनाता है आकर कि ए के पास एक फोटोकॉपी थी डॉक्यूमेंट, उसको मैंने स्वयं पढ़ा था और उसके अंदर ये XYZ ABCD बातें लिखी थी। ऐसा कोर्ट के सामने आकर बोलता है, कंटेंट के बारे में बोलता है, और वो कंटेंट जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट में लिखे थे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ओरल अकाउंट जो बी कोर्ट के सामने आकर बोल रहा है, क्या ये ओरल अकाउंट, मौखिक वृतांत सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा एज पर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 58 BSA करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कमेंट करना चाहे तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये जो अब यहां पर बी अपना ओरल अकाउंट दे रहा है, क्योंकि ओरल अकाउंट सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं जब वो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में दिया गया हो और स्वयं उस व्यक्ति ने दिया हो जिसने वो डॉक्यूमेंट देखा है। तो यहां पर लगभग सारी कंडीशंस पूरी होती आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जवाब आपका कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि यस, यहां पर जो बी ने अपना ओरल अकाउंट कोर्ट में दिया वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा, द्वितीयक साक्ष्य कहलाएगा। लेकिन इसका जवाब देने से पहले आप लोगों को पढ़ना चाहिए इसी सेक्शन का इलस्ट्रेशन डी, 58 BSA का इलस्ट्रेशन दृष्टांत डी, और वो इलस्ट्रेशन कहता है नाइदर ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी, ध्यान से पढ़ना, नाइदर ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी, हिंदी में भी बताऊंगा मैं, बट आफ्टरवर्ड कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। जब क्लॉज 2 पढ़ते हैं आप सेक्शन 58 की, तो वहां तो मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई कॉपी थी, और जब क्लॉज 3 पढ़ते हैं तो वहां कॉपी मैकेनिकल प्रोसेस से नहीं बनी थी बट ओरिजिनल से कंपेयर किया गया था उस कॉपी को, देन सेकेंडरी कॉपी बन जाता है। दोनों सिचुएशन में वो सेकेंडरी कॉपी था। तो यहां पर क्या कह रहा है कि ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी, इस कॉपी पे आपको थोड़ा अटेंशन डालनी है भैया, कि ओरल अकाउंट किसका दे रहा है व्यक्ति, एक कॉपी का, जो हमारे एग्जाम्पल में भी है, और ये कॉपी कैसी है, कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, और जैसे ही किसी कॉपी को ओरिजिनल से कंपेयर किया गया तो वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ऐसी कॉपी के जो ओरल अकाउंट्स दिए गए, ना तो वो और ना ही ओरल अकाउंट ऑफ अ फोटोग्राफ और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, उन्होंने कहा है कि ओरिजिनल से कॉपी बनाई गई उसको, या फिर कॉपी है उसको ओरिजिनल से कंपेयर किया गया,
या ओरिजिनल से मशीन से कॉपी बनाई गई, या ओरिजिनल का फोटो लिया गया। इन सब के कंटेंट के बारे में अगर कोई पर्सन अपना ओरल अकाउंट मौखिक वृतांत कोर्ट में आकर देता है तो इस इलस्ट्रेशन ने कहा इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। लेकिन यहां इज को देखने से आप ये मत समझ लेना कि ये कहा जा रहा है यहां पर कि ये सेकेंडरी एविडेंस है। इज किस लिए आया कि नाइदर नॉर ये वाले इज सेकेंडरी एविडेंस। इसका मतलब ना तो ये सेकेंडरी एविडेंस है ना ही ये सेकेंडरी एविडेंस है। तो इस इलस्ट्रेशन में बताया गया कि अगर कोई सेकेंडरी एविडेंस है और उसके कंटेंट्स के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर अपना ओरल अकाउंट देना चाहता है तो वो ओरल अकाउंट, उस सिचुएशन में ओरल अकाउंट सेकेंडरी एविडेंस नहीं बनेगा। तो भैया फिर ये क्लॉज 5 में क्या बोला गया था कि कौन सा ओरल अकाउंट सेकेंडरी एविडेंस बनेगा। तो यहां से आपको ये सीखना है कि वो जो मैंने एग्जांपल दिया और वो जो इलस्ट्रेशन लिखा हुआ था उसमें और क्लॉज 5 में डिफरेंस क्या है। क्लॉज 5 तो कहती है कि ओरल अकाउंट सेकेंडरी एविडेंस है और इलस्ट्रेशन ने बोला है कि वहां पर ओरल अकाउंट सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां लिखा है ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वहां पर लिखा है ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी। कॉपी दैट इज सेकेंडरी एविडेंस। इसका मतलब है कि भैया यहां जो ये डॉक्यूमेंट लिखा है ये कॉपी नहीं है, ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। इट मींस ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने खुद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मूल प्रति देखी, मूल प्रति के कंटेंट को पढ़ा, तब ही वो व्यक्ति अपना मौखिक वृतांत कोर्ट में आकर दे सकता है और तभी ऐसे ओरल अकाउंट को, मौखिक वृतांत को सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य कहा जाएगा। इससे क्या कंक्लूजन निकला, एक लाइन में कंक्लूड करूं तो फोटोकॉपी या सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य के कंटेंट का ओरल अकाउंट कोर्ट में नहीं दिया जा सकता है। केवल और केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ओरल अकाउंट, मूल प्रति के मौखिक वृतांत को ही कोर्ट में दिया जा सकता है और तभी वो मौखिक वृतांत ओरल अकाउंट सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। तो ये बात आज आपको नई सीखने को मिली होगी। इसको मैं और बड़ा करता हूं, बहुत सारा टाइम लगेगा इसी बात को समझाने के लिए, बट इस एग्जाम्पल से आप ये समझ जाइए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जब जब आपको अकेला वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिखाई दे, कहीं भी डॉक्यूमेंट, इसका मीनिंग होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मूल प्रति। और ये आपके अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ेंगे। चाहे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो सर्टिफाइड कॉपीज हैं, जहां पर कॉपीज लिखा है वहां पर आपको चेक करना है कि वो कॉपी सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आती है या नहीं आती है। दूसरा, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात आती है तो दो तरीके की होती है, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। और प्राइमरी एविडेंस के बारे में तो मैंने सीधा सीधा कह दिया था कि हाँ ये बात ठीक है कि प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट ही होगा कहीं ना कहीं, 100% बात ठीक है। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस भी डॉक्यूमेंट ही होगा, ये बात 100% ठीक नहीं है। हालांकि ये सेकेंडरी और प्राइमरी किसके पार्ट हैं, किसके टाइप हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के। इवन देन सेकेंडरी एविडेंस जरूरी नहीं है कि वो एक डॉक्यूमेंट ही हो। जैसा कि आपने 58 की क्लॉज 5 में देखा कि यहां पर ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ओरल अकाउंट, मौखिक वृतांत डॉक्यूमेंट नहीं है, इवन देन ये सेकेंडरी एविडेंस है। इसलिए मैंने उस वीडियो में कहा था कि सेकेंडरी एविडेंस जरूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट ही होगा। ओरल अकाउंट भी जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब मैं लेकर चलता हूं आपको नए प्रोविजंस पर।
कि जो सेक्शन 58 में 3 नई क्लॉज ऐड की गई, वो क्यों ऐड की गई, क्या क्या वो क्लॉज हैं और उनका मीनिंग क्या क्या निकलेगा। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा प्रैक्टिकल के तौर पर। उस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखेंगे तो ये नई बातें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। देखिए, एक है मिस्टर अमिताभ और एक है मिस जया, और इन दोनों के एक बेटे हैं मिस्टर अभिषेक, और मिस्टर अभिषेक की वाइफ हैं मिस ऐश्वर्या, और इन अभिषेक एंड ऐश्वर्या का एक बच्चा है, वो है XYZ। इस ट्री को थोड़ा सा आप पिक्चराइज कर लीजिए अपने माइंड में। यहां पर मिस्टर अमिताभ ने क्या किया, एक विल तैयार की, अपनी एक वसीयत बनाई, और वसीयत में अपनी विल में जितनी भी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, बैंक अकाउंट्स, जितनी भी असेट थी, इन्होंने कह दिया मेरे मरने के बाद ये सारी की सारी असेट्स किसको जाएंगी, XYZ को जाएंगी, उनके बेटे के बच्चे को ये सारी असेट्स जाएंगी इनके मरने के बाद। ऐसी विल एक तैयार कर दी। अब जैसे ही इन्होंने, मिस्टर अमिताभ ने ऐसी बिल तैयार की, तो अब मिस्टर अभिषेक और मिस ऐश्वर्या को प्रॉब्लम हो गई। अब क्योंकि ये एक फैमिली है, तो मिस्टर अभिषेक ने फोन किया मिस जया जी को, अपनी माता जी को, और फोन करके ये कहा कि देखिए पिताजी ने क्या किया है हमारे साथ, इन्होंने तो अपनी सारी की सारी असेट नेक्स्ट जनरेशन को दे दी, हमें तो कुछ इन्होंने दिया ही नहीं। इन्होंने एक विल तैयार की है और विल में लिख दिया कि मेरी सारी एसेट्स XYZ को, हमारे बच्चे को जाएंगी, अरे हमें भी तो कुछ देना चाहिए था। ऐसी कंप्लेंट अभिषेक ने जया जी को करी, बट कैसे करी, ओरल, मुंह से बोलकर करी। यही सेम बात ऐश्वर्या जी ने रिटर्न में लिख के जया जी को बताया कि देखो पिताजी ने, हमारे ससुर साहब ने ऐसा ऐसा कर दिया है कि हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, सब कुछ यहां दे दिया XYZ को, हमारे बच्चे को थोड़ा बहुत तो हमें कुछ देते। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पर एक विल तैयार हुई है, ये एक डॉक्यूमेंट है। विल क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के बारे में, ये डॉक्यूमेंट के बारे में मिस्टर अभिषेक ने क्या किया, यहां एक जया जी को कुछ बोला, और इस बोलने में उन्होंने एडमिट कर लिया है कि इस विल में हमें कुछ नहीं दिया गया है। क्या है ये, मिस्टर अभिषेक का ओरल एडमिशन, मौखिक स्वीकृति है इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में। वहीं पर ऐश्वर्या जी ने लिखा था लेटर जया जी को कि जी हमें तो हमारे ससुर जी ने कुछ दिया ही नहीं। ये है एक रिटन एडमिशन जो जया जी को किया गया, और किसके बारे में, विल के कंटेंट के बारे में। तो यहां इस पूरी सिचुएशन में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का एक ओरल एडमिशन है, मौखिक स्वीकृति, और दूसरा एक रिटन एडमिशन है, लिखित स्वीकृति। अब यहां पर जया जी कोर्ट में आती है। ये सपोज विल इन दोनों ने, अभिषेक एंड ऐश्वर्या ने चैलेंज कर दी कोर्ट में, और ये विल जो है ये फैक्टिंग इशू है, ये विवादक तथ्य है, और इस विल के बारे में कुछ भी बातें जो इन्होंने, अभिषेक ने और ऐश्वर्या ने जो भी बोला, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बट यहां पर जया जी आती हैं कोर्ट में अपनी गवाही देने के लिए। यहां पर 2 बातों की गवाही वो दे सकती है। एक तो जो अभिषेक ने इनको मौखिक रूप से बोला था, उसे आकर बता सकती हैं कि मिस्टर अभिषेक ने मुझे क्या बोला था, मेरे बेटे ने मुझे क्या बोला था। दूसरा वो लेटर जो ऐश्वर्या ने लिखा था, उस लेटर को आकर के यहां पर पेश कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगी? इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको
नए कंटेंट के बारे में समझ आएगा। तो यहां मैंने जो बातें कुछ शब्द यूज किए वो है एडमिशन, ओरल एडमिशन, रिटन एडमिशन, जिसे हिंदी में स्वीकृति बोला जाता है। तो स्वीकृति के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा कि स्वीकृति होती क्या है। स्वीकृति एक स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट वो ओरल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट हो, चाहे वो स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे मौखिक कथन है, चाहे दस्तावेज में लिखा हुआ कथन है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिखा हुआ कथन है, वो एडमिशन हो सकता है कब? जब ऐसा स्टेटमेंट कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स, व्यक्तियों ने किया हो, और सिलेक्टेड परिस्थितियां, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। एक सिलेक्टेड पर्सन, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में एक कोई स्टेटमेंट देता है, तभी कहा जाएगा कि वो स्टेटमेंट एडमिशन स्वीकृति कहलाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि वो पर्सन कौन होंगे जिनके स्टेटमेंट एडमिशन की कैटेगरी में आ सकते हैं? तो वो पर्सन लिखे गए हैं सेक्शन 16, 17 एंड 18। यहां पर आप पढ़ लीजिए, जब इनको डिटेल में पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। बट यहां सेक्शन 3 सेक्शंस हैं, ये 16, 17, 18। इन सेक्शंस में जो व्यक्ति लिखे गए, वही व्यक्ति अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं इन परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां सेक्शन 19, 20 एंड 21, ये बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शंस हैं। जो परिस्थितियां सेक्शन 19, 20, 21 में लिखी गई, इन परिस्थितियों में इन व्यक्तियों ने अगर कोई अपना कथन किया था, तो सेक्शन 15 कहती है कि वो एडमिशन होगा और वो स्वीकृति कहलाएगी। बेसिक सी बात भी अभी आपको समझाना चाहता हूं कि एडमिशन ओरल भी हो सकता है, एडमिशन रिटन भी हो सकता है, और कुछ विशेष व्यक्तियों ने विशेष परिस्थितियों में किया होगा, तब ही वो एडमिशन कहलाएगा। तो जब ओरल एडमिशन की बात होती है, तो उन्होंने कहा है, सेक्शन 20 ने बोला, यही सेक्शन 22 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, यहां पर कहा कि जो ओरल एडमिशन है वो रेलेवेंट नहीं होगा। रिटन एडमिशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। इट मींस रिटन जो एडमिशन होगा, रिटन एडमिशन जो होगा, डॉक्यूमेंट्री एडमिशन होगा, वो तो रेलेवेंट होगा। बट ओरल एडमिशन के बारे में बोला कि वो रेलेवेंट नहीं होगा। बट आप जैसा जानते हैं कि कानून में बिल्कुल मना कर देने के बाद भी कंडीशन लगा दी जाती है कि हाँ रेलेवेंट हो सकता है, बशर्ते कि वो ओरल एडमिशन सर्टेन कंडीशंस में फॉल करता हो। तो उसके लिए दो कंडीशंस बताई गई कि ओरल एडमिशन कब जाकर रेलेवेंट हो सकता है। तो दो कंडीशन ये हैं कि द पार्टी प्रपोजिंग देम, जो पार्टी इस एडमिशन को, ओरल एविडेंस को कोर्ट में देना चाहती है, उस पार्टी को पहले ये बताना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा that he is entitled to give secondary evidence। ये लाइन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और इसमें कहा गया कि भैया ओरल एडमिशन रेलेवेंट नहीं है, ये बात बता दी सेक्शन 20 बीएसए। लेकिन फिर भी एक विंडो छोड़ दी, उन्होंने कहा कि हाँ ओरल एडमिशन रेलेवेंट हो जाएगा जब जो व्यक्ति इस ओरल एडमिशन को प्रूव करना चाहता है, कोर्ट में देना चाहता है, तो वो ये प्रूव कर दे कि वो एंटाइटल है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए वो कंपिटेंट पर्सन है। ऐसा अगर वो प्रूव कर दे तो फिर इस ओरल एडमिशन को कोर्ट में दिया जा सकता है। इट मींस ये ओरल एडमिशन क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है। ये ओरल एडमिशन सेकेंडरी एविडेंस है, तभी तो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल होने वाला व्यक्ति इसको दे पाएगा। और अगर ये सेकेंडरी एविडेंस है तो भाई क्या सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन में ये बात लिखी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सेकेंडरी एविडेंस तो वही है ना जो सेक्शन 58 में लिखी गई। तो जब ये सेक्शन पुराने लॉ में थी तो वहां पर कहीं नहीं लिखा गया कि वो जो ओरल एडमिशन है वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा, ऐसा नहीं लिखा गया था।
मौखिक स्वीकृति द्वितीयक साक्ष्य कैटेगरी में आएगा, ऐसा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में नहीं लिखा गया था। इवन देन यहां पर ये सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आ रहा है, जितना भी पीछे मैंने अभी आपको दिखाया। और ये कहां से निकल कर आया? सेक्शन 22 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 20 बीएसए से ये बात निकल कर आई है। इसका मतलब सेक्शन 20 बीएसए में एक टाइप लिखा है ओरल एडमिशन, और ध्यान देना ये ओरल अकाउंट नहीं है, ये ओरल एडमिशन है। मैंने पीछे आपको 3 बातें इसीलिए बताई थी कि ओरल एविडेंस, ओरल एडमिशन, ओरल अकाउंट तीनों अलग अलग बात हैं। तो ओरल अकाउंट को, ओरल वृतांत, मौखिक वृतांत को तो पहले ही बता दिया था क्लॉज 5 में कि ये सेकेंडरी एविडेंस है। अब यहां पर बात हो रही है ओरल एडमिशन की, इसलिए ये ओरल अकाउंट से अलग है जो नहीं लिखा हुआ था पहले से। इसलिए इस समस्या को खत्म करने के लिए लेजिस्लेचर ने क्या किया, अब जब सेक्शन 58 बनाई बीएसए में, तो उन्होंने क्लॉज 6 में ये ऐड कर दिया कि ओरल एडमिशंस आर सेकेंडरी एविडेंस। तो नया जो प्रोविजन ऐड किया गया पहला, वो है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा? ओरल एडमिशन, मौखिक स्वीकृति को भी सेकेंडरी एविडेंस कहा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो न्यूली एडेड प्रोविजन है सेक्शन 58 में क्लॉज नंबर 6, जहां पर लिखा गया कि ओरल एडमिशन भी तो सेकेंडरी एविडेंस होगा, वो कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 60। अभी हालांकि सेक्शन 60 पे मैं पहुंचा नहीं हूं, जो 65 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, बट वहां के कुछ प्रोविजंस आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए सेक्शन 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया था कि डॉक्यूमेंट shall be proved by primary evidence, यानी जब तक होगा तब तक आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्राथमिक साक्ष्य से ही प्रूव करेंगे, साबित करेंगे, एक्सेप्ट सम केसेस हेयरइन आफ्टर मेंशन। इसका मतलब सेक्शन 59 के आगे जो कुछ बातें लिखी गई हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, जो सेकेंडरी एविडेंस के रिगार्डिंग हैं, उन मैटर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी के लिए प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य ही देना पड़ेगा। यहां से ये भी बात निकल कर आती है कि सेकेंडरी एविडेंस भी दी जा सकती है, सेकेंडरी एविडेंस से भी डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है। तो वो सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा कहां लिखी? सेक्शन 58 में। तो इसका मतलब यहां सेक्शन 58 में लिखी गई बातों से भी डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है, सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव किया जा सकता है। लेकिन कब कब किया जा सकता है? क्योंकि बेस्ट एविडेंस रूल तो यही कहता है कि सबसे पहले आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाएंगे, प्राइमरी एविडेंस लाएंगे। जब कोई कंडीशन ना बचे तभी केवल आप सेकेंडरी एविडेंस लाएंगे। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब आपकी मर्जी होगी तब सेक्शन 58 में लिखी हुई एविडेंसेस को उठाकर सेकेंडरी एविडेंस की फॉर्म में कोर्ट में ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगी तभी केवल सेक्शन 58 में लिखी गई द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस को आप कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। और वो बातें बताई गई हैं सेक्शन 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 65 में। क्या बताई गई है? व्हेन सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन। सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा तो ये है, लेकिन इनको कब दिया जा सकता है, ये बात सेक्शन 60 में बताई गई है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए आप क्लॉज बी लिखिए। सेक्शन 60 में 2 पार्ट हैं, अभी दूर कर लो, जब सेक्शन 60 पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताएंगे। सेक्शन 60 में 2 पार्ट हैं, और पहले पार्ट में तो ये बताया गया कि जो सेकेंडरी एविडेंसेस दी गई हैं उनको आप कब दे सकते हो, पहले पार्ट में ये बात बताई गई। और ये बात भी हो जाने के बावजूद कि इन कंडीशंस में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, अभी भी पूरी नहीं हुई है बात। तो पूरी बातें होती हैं
सेक्शन 60 के पार्ट 2 में, और उन्होंने पार्ट 2 में ये बताया लेजिस्लेचर ने कि जो पार्ट 1 में हमने बताया कि इन कंडीशंस में सेकेंडरी एविडेंस दे देना, तो ये जो ऊपर वाली बातें हैं फर्स्ट पार्ट में लिखी हुई, इनमें से भी आप पर्टिकुलर टाइप की सेकेंडरी एविडेंस पर्टिकुलर टाइप के मैटर में ही दे पाओगे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी एविडेंस, किसी भी टाइप की एविडेंस उठाकर आप किसी भी मैटर में दे देंगे, नहीं। सेलेक्टेड टाइप की मैटर, सेलेक्टेड टाइप के सेकेंडरी एविडेंसेस, पर्टिकुलर सेकेंडरी एविडेंसेस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ही दे पाएंगे। तो क्लॉज बी जो है ये पार्ट फर्स्ट है सेक्शन 60 का, जहां पर ये बताया गया कि कब दी जा सकती है सेकेंडरी एविडेंस। तो क्या कहता है देखिए, व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग by the person against whom it is proved। जब एक दस्तावेज का अस्तित्व, जब दस्तावेज की दशा, जब दस्तावेज की अंतर वस्तु, और कौन सा दस्तावेज, ओरिजिनल, मूल प्रति की, ये तीन बातें प्रूव्ड कर दी गई हैं। हैव बीन प्रूव्ड मतलब प्रूव्ड, साबित कर दी गई हैं। किस बात से साबित हुई है? टू बी एडमिटेड इन राइटिंग। जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध में ये इस ओरिजिनल दस्तावेज की ये तीन बातें साबित करने जा रहे हैं हम कोर्ट में, कोर्ट से बाहर ऑलरेडी उसने रिटन में ये बातें एडमिट कर ली हैं उस पार्टी ने। यानी जो ऐश्वर्या ने अपना लेटर लिखा था जया जी को, क्या था वो, रिटन में एडमिट किया था कि उस बिल में अमिताभ जी ने उनको कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन अगर वो कोर्ट में ये क्लेम करती है कि इस बिल में अमिताभ जी ने हमें ये वाली प्रॉपर्टी दी है तो हमें ये दिलवाई जाए, कोर्ट से ऐसी रिक्वेस्ट करती है, तो जया जी उस लेटर को ला सकती हैं कोर्ट में और दिखा सकती हैं कि देखिए इन्होंने रिटन में एडमिट किया हुआ है कि इस बिल में अमिताभ जी ने ऐश्वर्या को कुछ भी नहीं दिया था, ना ही अभिषेक को कुछ भी दिया था, और ये गलत कह रहे हैं कि इनको कुछ दिया है। इसका मतलब ये रिटन एडमिशन है ऐश्वर्या का, जया को किया था, और वो रिटन एडमिशन अब किसके अगेंस्ट प्रूव हो रहा है? ऐश्वर्या की। ऐश्वर्या का ही रिटन स्टेटमेंट है, रिटन एडमिशन है। देन ऐसा रिटन एडमिशन ऐसी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में दिया जा सकता है जिस पार्टी के अगेंस्ट ये एडमिशन जा रहा होगा, उसी पार्टी ने किया है, उसी के अगेंस्ट जा रहा है, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने बताया आपको। तो ये रिटन एडमिशन दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेकेंडरी एविडेंस कब दी जा सकती है, तो इस सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। और इस सिचुएशन में कौन से टाइप की सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है उसे बताएगा पार्ट 2, और पार्ट 2 में भी सब क्लॉज 2 है। वहां पे बताया गया कि अगर मामला ऐसा है जो क्लॉज बी वाला है, तो वहां पर जो रिटन एडमिशन है वो कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस की फॉर्म में एडमिसिबल होगा। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस होनी तो चाहिए पहले ये, और सेकेंडरी एविडेंस वो है जो सेक्शन 63 इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखी गई थी, करस्पॉन्डिंग टू 58 BSA। बट रिटन एडमिशन वहां तो 63 में लिखा हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यस, ये सेकेंडरी एविडेंस कौन से मैटर में दी जाएगी वो बताया क्लॉज बी में, और कौन सी सेकेंडरी एविडेंस दी जाएगी, वो रिटन एडमिशन। वो जो ऐश्वर्या ने जया जी को किया था रिटन एडमिशन, वो बिल के कंटेंट का रिटन एडमिशन था, और ऐश्वर्या के अगेंस्ट ही प्रूव करना है, तो ये रिटन एडमिशन सेकेंडरी एविडेंस की फॉर्म में दिया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन में तो रिटन एडमिशन था ही नहीं, इसलिए लेजिस्लेचर ने अब जब ये सेक्शन 58 बनाई तो वहां पर क्लॉज नंबर 7 की फॉर्म में लिख दिया कि रिटन एडमिशंस आर आल्सो सेकेंडरी एविडेंस।
तो 3 जो नए प्रोविजन ऐड किए गए सेक्शन 58 में, उसमें से 7th नंबर का जो क्लॉज है वो है रिटन एडमिशन भी आज की डेट में अब सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य कहलाए। ओरल एडमिशन, मौखिक स्वीकृतियां पहले ही हमने देख ली, जो छठी क्लॉज बन गई। अब रह जाती है 8वीं क्लॉज, 8th क्लॉज, और वो लास्ट क्लॉज है इसमें जो ऐड की गई है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको समझ आ रहा होगा कि क्या नया ऐड किया गया है और क्यों ऐड किया गया है, और इसके ऐड ना होने से पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी। तो अब देखिए सेक्शन 60, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को आपने ध्यान रखना है कि पहले पार्ट में यह बताया गया कि कब सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, और सेकंड पार्ट में यह बताया गया कि कौन सी वाली बात में किस टाइप की सेकेंडरी एविडेंस जाएगी, क्योंकि टाइप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस हमने कहा देखिए सेक्शन 58। तो वो सारी की सारी सेकेंडरी एविडेंसेस ऐसा नहीं है कि जो सेक्शन 60 के फर्स्ट पार्ट में लिखे गए आप कोई सी भी सेकेंडरी एविडेंस उठा के उन 7 बातों के लिए दे देना, नहीं। पहली बात के लिए कुछ अलग टाइप की सेकेंडरी एविडेंस, दूसरी बात के लिए उन 8 बातों में से किसी और टाइप की सेकेंडरी एविडेंस। इसी तरीके से हर टाइप की सिचुएशन में एक अलग टाइप की सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में दी जा सकती है। तो अब सेक्शन 60 के क्लॉज जी को देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का क्लॉज जी है और वहां पे लिखा when the original consists of numerous accounts or other documents। देखिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कैसे बना है, जो मूल प्रति है वो कैसे बनी है, वो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स से मिलाकर बनी है। इतने सारे लेखा हैं, जो आपने किसी कंपनी के बारे में देखा होगा तो कंपनी के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं और साल के लास्ट में उनका एक बैलेंस शीट तैयार कर दी जाती है उनके आधार पर, अकाउंट्स के आधार पर। तो वो जो अकाउंट्स हैं वो तो हजारों कस्टमर्स के होते हैं, सबको देखने के बाद छोटा सा एक बैलेंस शीट तैयार कर दिया जाता है, एक पेज का बैलेंस शीट बन जाता है। लेकिन न्यूमरस अकाउंट थे, इतने सारे अकाउंट्स थे और उनमें कुछ और डॉक्यूमेंट भी, अदर डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व थे उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, और ये ऐसे थे which cannot conveniently be examined in court। देखिए कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में जब प्रोड्यूस कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन बाय द कोर्ट, तभी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एविडेंस बनता है। और यहां पर ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसमें तो ढेर का ढेर है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। क्या ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में उठाकर रख दिए जाएं? क्योंकि जब तक कोर्ट में नहीं रखे जाएंगे, कोर्ट इनको इंस्पेक्ट नहीं करेगी, तब तक ये डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं बनेंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि इनको कन्वीनियंटली, आसानी से, सुविधापूर्वक कोर्ट में नहीं एग्जामिन किया जा सकता। एक और कंडीशन है इसमें कि ऐसा बड़ा डॉक्यूमेंट है, इतने न्यूमरस डॉक्यूमेंट हैं, एंड कोर्ट में प्रूव क्या किया जाना है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोर्ट में प्रूव क्या किया जाना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन। जो कोर्ट में प्रूव किया जाना है, फैक्ट इन इशू जो है कोर्ट के सामने, वो ये सारा जितना भी ये कलेक्शन है बहुत सारे डॉक्यूमेंट का, इनका जनरल रिजल्ट क्या निकलता है, इनका क्रक्स क्या निकलता है, साधारण परिणाम क्या निकलता है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का, ये फैक्ट इन इशू है। इसको कोर्ट में प्रूव किया जाना है, उसके लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में ले जाने पड़ेंगे जो कोर्ट में इतना आसान नहीं होगा इनको एग्जामिन करना। देन ऐसी सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। ये बात बताई सेक्शन 60 क्लॉज जी ने। ये बताने के बाद कि यहां पर सेकेंडरी एविडेंस आप दे देना, तो अब पार्ट 2 ने ये बताया कि कौन से टाइप की आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे। तो पार्ट 2 में लिखा इन केस जी द एविडेंस मे बी गिवन एज टू द जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। साधारण रिजल्ट का जो एविडेंस देना है उसकी एविडेंस कौन दे सकता है, तो उसके लिए दिखा कि वो एविडेंस मे बी गिवन बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जाकर कोर्ट में उसके बारे में एविडेंस दे सकता है, बट वो पर्सन कैसा होना चाहिए, हु हैज एग्जामिन्ड देम,
जिस पर्सन ने ये सारे के सारे न्यूमेरस अकाउंट्स को और अदर डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया, और वो पर्सन कैसा होना चाहिए जिसने एग्जामिन किया, और वो पर्सन होना चाहिए इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। वो पर्सन स्किलफुल भी होना चाहिए ऐसे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए। तो आप देखिए, जब कंपनी के अकाउंट्स को एग्जामिन करना होता है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो इन अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए स्किल्ड होते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद जर्नल रिजल्ट निकाल के दे दिया एक पेज पर, जिसे कहते हैं बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। फैक्ट इशू ये है, कोर्ट के सामने देखना है कि कोई कंपनी पर्टिकुलर डेट पे प्रॉफिट में है या लॉस में है या क्या पोजीशन है उसकी। तो ऐसा देखा जा सकता है केवल और केवल इस कंपनी के अकाउंट्स से, जो बहुत सारे होते हैं। कभी कभी तो बहुत बड़ी कंपनी होती है तो रूम के रूम भरे होते हैं, उनको आप कोर्ट में उठा के ले जाएंगे, कैसे उनका एग्जामिनेशन करेंगे? पॉसिबल नहीं। देन कहा गया कि वहां आप सेकेंडरी एविडेंस दे देना, और पार्ट 2 में यह कहा गया कि सेकेंडरी एविडेंस ऐसे स्किल्ड पर्सन की जो इन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए स्किल्ड हो और उसने एग्जामिन कर लिए हो, तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट में जाए और वो अपनी एविडेंस दे दे। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की एविडेंस क्या हुई? सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन ये सेकेंडरी एविडेंस वहां 58 में लिखी भी तो होनी चाहिए। जो सेक्शन 63 इंडियन एविडेंस करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो लिखी हुई नहीं थी। इसलिए लेजिस्लेचर ने इस समस्या को भी नए कानून में एंड कर दिया और ये लिखा कि ऐसे व्यक्ति की एविडेंस, ये कहां लिखा है? सेक्शन 58 के क्लॉज 8 में, कि कौन सी सेकेंडरी एविडेंस होगी। नया पार्ट ऐड किया है, तीसरा लास्ट पार्ट है। उन्होंने कहा कि एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर चुका है एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की गवाही, एंड हु इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट, और ऐसे डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन निरीक्षण के लिए वो व्यक्ति स्किलफुल था, वो कंपिटेंट पर्सन था, ऐसे व्यक्ति ने एग्जामिन भी किया, तो ऐसे व्यक्ति की एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। ये बात क्लॉज 8 में अब लिख दी गई है। अर्थात आज की डेट में सेक्शन 58 में 8 क्लॉज हो गई, जिसमें से 5 पहले भी लिखी हुई थी, वो अभी भी लिखी हुई हैं। 3 क्लॉज जिनकी कमी लग रही थी कि पहले होनी तो चाहिए थी बट थी नहीं, उनको लेजिस्लेचर ने अब सेक्शन 58 बनाते हुए 3 नई क्लॉज ऐड कर दी। ओरल एडमिशन, रिटन एडमिशन, और साथ में ऐसे व्यक्ति की एविडेंस जिस व्यक्ति ने किसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया और वो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए कंपिटेंट था, स्किलफुल था। तो ये 3 बातें भी आज की डेट में सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएंगी और ऐड कर दी गई हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 58 और उसमें जोड़े गए नए प्रावधान, न्यूली एडेड प्रोविजंस 3, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। किसको ओरल अकाउंट कहेंगे ये समझ गए होंगे, किसको ओरल एडमिशन कहेंगे, किसको रिटन एडमिशन कहेंगे, और कौन ऐसा पर्सन है जो स्किल्ड है किसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए, और उसने जब उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर लिया है तो ऐसे पर्सन की एविडेंस कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी आज की डेट में। तो अगर आपको लगा कि हाँ, हमें कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। आप लोग अगर नए हैं तो मैंने शुरू में ही बोला था कि कॉन्फिडेंस के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने शुरू में नहीं किया था तो अब आपको विश्वास हो गया होगा कि हाँ, यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप हिट कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अब नेक्स्ट सेक्शन 60 BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 60, वो ये बताती है कि किन कंडीशंस में सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। अगर मामला इन कंडीशंस में फॉल नहीं करता है तो केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस ही दी जाएगी।
और इन सारी बातों को जो सेक्शन 60 में लिखी, इनको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कोर्ट ये चाहता है, कानून ये चाहता है कि कोर्ट के पास सबसे पहले प्राइमरी एविडेंस पहुंचनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहुंचना चाहिए या डॉक्यूमेंट इटसेल्फ पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले इस दुनिया में आई, इस दुनिया में बनी, वो इंफॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट वही कोर्ट के पास जाना चाहिए, जिससे कि कोर्ट उस कंटेंट के करेक्ट कंटेंट को जान सके। क्योंकि ये माना जाता है कि जब जब किसी भी बात में ह्यूमन इंटरवेंशन होती चली जाएगी तो एरर के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट एविडेंस रूल कहता है कि बेस्ट एविडेंस कोर्ट में आनी चाहिए। बेस्ट एविडेंस के मामले में एक वीडियो अलग से बनाएंगे, वो फिर कभी देखेंगे दोस्तों। तो सेक्शन 60 हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर पढ़ेंगे प्रूव्ड की डेफिनेशन, क्योंकि कई जगह आपने देखा कि ये प्रूव्ड होना चाहिए, ये प्रूव्ड होना चाहिए, प्रूव्ड होना चाहिए। तो धीरे धीरे उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो मोटे रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे चीजें, और ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।